Namaskar, Jai Hind to everyone. Welcome to this session. This is going to be about Geography Optional Paper 2 analysis. Geography Optional Paper 1 का भी एनालिसिस कर दिया था और वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. दिस इज अबाउट पेपर 2. कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ नई चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी. आई विल डिस्कस ऑल ऑफ इट. और पेपर को पहले देख लेते हैं कैसा था. दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड इट गोज लाइक योगः कर्मसु कौशलम. इस पूरे पेपर ने या पूरी यूपीएससी की प्रक्रिया ने हमें एक चीज दिखाई है दैट इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग समथिंग इट परहैप्स विल बिकम योर हैबिट. आप अपने कर्म में अगर कभी रुकते नहीं हैं, आप अच्छे कर्म करते रहें लगातार, वो बिल्डअप होगा एंड यू विल परहैप्स गेट टुवर्ड्स सक्सेस. एंड दिस ऑल कैन बी प्रूव्ड जस्ट बाय डूइंग दिस डेली. आपको खुद फील होने लगेगा कुछ दिन में. दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. यू आर वॉचिंग मी here on this platform now and यहाँ पे आपका हर वो एजुकेटर है जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में दिखा होगा, जो महान है, जो आपको लगता है कि ये शायद मुझे बहुत अच्छे समझा सकता है. These all are coming here. A very large platform it is and this is going to be about optional paper 2. This is my link that you can join. Chandramouli sir for UPSC, ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पे. You can join this Chandramouli sir for UPSC. यहीं से आपको ग्रुप का भी मिल जाएगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप ये दोनों ही देख लीजिएगा. इसके बाद चलते हैं. यू आर हैविंग दिस 19 जनवरी जो कि अब निकल जाएगा आप तक, जब तक ये पहुंचे, या 19 जनवरी अगर आप देख रहे हैं इसको. दिस इज योर ऑफर दैट इज गोइंग ऑन. किसी को भी एक कॉम्बो ऑफर चाहिए, दैट मीन्स योर जीएस प्लस ऑप्शनल. आपका जो 17998 था, आप सीएमसी कोड लगाइएगा एंड यू विल गेट इन 63898. आपको 63898 में मिल जाएगा और आपको साथ ही मिलेगा 18 महीने के प्लस 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा. आप ये कोड लगाइएगा, आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा. यू आर गोइंग टू गेट जीएस बुक्स. अराउंड 20 जीएस बुक्स मिलेंगी जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्यूरेट किया है. और आपको 100 ऑफ टेस्ट मिलेंगे. ये पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा. सो अ वेरी गुड थिंग एंड एनीवन आउट देयर हु वांट टू ज्वाइन कर सकता है. 23 जनवरी को एक कॉम्बैट हो रहा है. सो एनीवन आउट देयर हु वांट टू ज्वाइन दिस कॉम्बैट, 11 बजे हो रहा है. आपको करना है इसलिए क्योंकि आपको आंकलन करना है कि आप कहां स्टैंड करते हैं. 60 मिनट्स 56 क्वेश्चंस आ देयर और आपको ढेर सारे उपहार आपको सामने दिख रहे होंगे, गिफ्ट दिख रहे होंगे जो मिल सकते हैं. पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका स्टैंड कहां है, आप कितना पढ़ चुके हैं, क्या असेसमेंट है, वो आपको करना है. नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक होगा इसका. आपको बस सीएमसी कोड डाल के इसको ज्वाइन करना है, सीएमसी कोड. चलिए तो चालू करते हैं. दिस इज अबाउट योर पेपर 2 और पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने होता है इस पेपर में वो होता है मैपिंग का. और देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे. पहला है जीरो वैली. बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है. तो ये जो भी लोग इसको कभी ना कभी देखे होंगे, 2 साल से काफी चर्चा में है, वो इजीली मार्क कर सकते हैं इसको. सो इट्स समथिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स. दूसरा देखते हैं खेचुओ पलरी लेक. खेचियो पलरी लेक ये कहां पे है? ये सिक्किम में है आपका. और ये ऐसा जो शायद हम नहीं डेली बेसिस पे तो हम नहीं पढ़ेंगे और हम शायद ऐसे भी करंट अफेयर्स में इसको मिस कर देते हैं. सो दिस वन आई वुड फील कि थोड़ा सा अलग है, इसके लिए हम शायद हम नहीं इसमें कुछ लगा पाते. तोरणमल. तोरणमल न्यूज में था. इट्स अ हिल स्टेशन ऑल्सो, महाराष्ट्र में है ये और ये काफी न्यूज में रहा है. पर फिर से वही बात है कि हम हर चीज तो नहीं याद रख सकते हैं. तो दीज टू आई वुड से आर द 2 नेम्स दैट आई मे नॉट बी एबल टू मार्क इजीली. बहुत ही वो डिफिकल्ट होगा हमारे लिए सब याद रखना. तो ये 2 को तो हम छोड़ देते हैं. जीरो वैली हम कर सकते थे. सो द फर्स्ट वन वाज डुएबल. फोर्थ देखिएगा सुबर्णरेखा रिवर. अरे बिल्कुल कर सकते थे. ये तो आपका कन्वेंशनल टॉपिक है, इसको तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. दिस इज योर कन्वेंशनल टॉपिक. और ये कन्वेंशनल टॉपिक अगर आपने कर लिया है तो सुबर्णरेखा रिवर तो आप उसमें जरूर कहीं ना कहीं मार्क करेंगे. आप कोडरमा मार्क करेंगे, आप सरक्रीक मार्क करेंगे. तो आपका सुबर्णरेखा, कोडरमा, सरक्रीक, पेरियार. पेरियार तो आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है बहुत बार. तो ये 4 तो बिल्कुल सीधा सीधा था जो बहुत कन्वेंशनल था. तो अभी तक 5 हम कर सकते थे. एक मुश्किल लग रहा था, वो था खेचिलो पलरी और आपका खेचुओ पलरी और तोरणमल. पीछी डैम है. पीछी डैम देखिए फिर से वही बात है कि ये करंट अफेयर्स में था एंड नॉट ऑल ऑफ अस वुड हैव रेड अबाउट दिस. ये मनाली में है. देखिए पेपर देखने के बाद तो सब कुछ पता चल जाता है कौन कहां पे है, पर हाँ पेपर पे बैठे समय ये चीजें दिमाग में नहीं आएंगी. तो ये थोड़ा मुश्किल था, हम ये नहीं कर सकते थे और हम ये 2 भी नहीं कर पाते. पर हम पहला कर लेते, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. और दीघा और पंबन. दीघा तो आप सबको पता है जो रिजॉर्ट लैंड है आपका. आप पूरा अच्छा सा न्यूज में भी कवर हुआ है, आर्टिकल भी बहुत आते हैं दीघा के ऊपर. आप कर सकते थे वेस्ट बंगाल का. पंबन आइलैंड या फिर रामेश्वरम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड वेरी कन्वेंशनल, तो ये सब हम कर सकते थे। तो आउट ऑफ आई थिंक ऑल दीज आई कुड हैव इजीली डन 7 आउट ऑफ 10, और इतना ही हम उम्मीद भी रखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम 10 में से 7 भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए। अगर 3 और कर लिया तो फिर क्या ही कहना है, पर इतना भी कर लेना मतलब आपका बहुत नंबर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 1B, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। अब देखिएगा, ये लगता बिल्कुल आईआर का क्वेश्चन है, बट यू डोंट हैव टू ओनली टॉक अबाउट आईआर, आपको कुछ इसमें थियरीज लगानी पड़ेंगी। यू विल हैव टू टॉक। और देखिएगा, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो आपको बताना होगा कि इसका इंपैक्ट रीजनल पे क्या है या रीजन पे क्या है, इसका इंपैक्ट एक ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट कौन सी ऐसी थियरी है जो लैंड पावर को अगर साथ में कर दे तो बहुत बखूबी एक मजबूती आ सकती है, कौन सी ऐसी थियरी है, आपको ये सब इसमें लेके जाना होगा। तो आईआर से थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में घुसना था और यहां की बातें करनी थी आपको। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1C, डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनिक सॉइल्स ऑफ इंडिया। अब ये तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए। अगर वोल्केनिक सॉइल्स हमें पता है कि कहां पे है, क्या वहां पे ऐसा बना था, तो आई थिंक वी कैन इजीली डू दैट। अगर हमें पता है कि ये मेरा रेगुर है, ये मेरा ब्लैक है, ये वोल्केनिक सॉइल है हमारा, तो हमें पता ही कि व्हाट इज इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्या प्लांटेशन हो सकता है, क्या क्रॉप उगाया जा सकता है और कितना वहां पे रेम्यूनरेटिव है, ये हमें सब पता है। सो 1B 1C वाज डुएबल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1D पे आते हैं। गिव अ रीजन अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शुगर इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से ऐसा है जो ऑलमोस्ट हम सब लोग पढ़ते हैं। नॉर्थ का इंडस्ट्री भी है, साउथ का इंडस्ट्री भी है, शुगर इंडस्ट्री, और उसमें कुछ फर्क भी है। पर हमें सिर्फ, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, गिव अ रीजन अकाउंट, इसका मतलब है हमें सिर्फ फर्क नहीं दिखाना था, हमें दिखाना था कि व्हाट परहैप्स व्हाई आर द रीजंस दैट आर प्रिवेलिंग, क्या रीजंस हैं, हमें व्हाई बताना था। रीजन अकाउंट देते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ की है वो अलग है और यहां की क्या अलग है, क्यों है, ये हमें दिखाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस गेम खेलना था यहां पे। ये हर लोग बता सकते हैं कि क्या क्रशिंग टाइम है, क्या कोऑपरेटिव्स हैं, क्या मिलिंग है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर कोई बता सकता है। पर यहां पे वही बाजी मार जाएगा जो बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा। सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स, डायग्राम्स, ये सब यहां लगेंगे। 2A पे आइए। लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हिमालयन रीजन, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड मिटिगेशन मेजर्स। लैंडस्लाइड तो आपका लगभग शायद 5 साल से किसी ना किसी तरीके में वो कहीं ना कहीं पूछ ही रहे हैं। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स? लैंडस्लाइड एक मेजर प्रॉब्लम है जिसके कुछ कॉजेज हैं और मिटिगेशन मेजर्स हमें बताने हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें कुछ सैचुरेशन की यहां बात करनी होगी, सैचुरेशन जोन की बात करनी होगी, और भी बात करनी होगी, हमें डिफॉरेस्टेशन की बात करनी होगी, और हमें हर चीज वो दिखानी होगी जिससे ये बन रहा है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। तो नेचुरल भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है। अब इसका मिटिगेशन मेजर है जो आपको समझना होगा और लिखना होगा। इसमें बस आपको एक उदाहरण देंगे, हम इसमें जियो टेक्सटाइल्स का लिख सकते थे। जियो टेक्सटाइल्स could help us to prevent the land to slide। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, जिसको भी पता होगा उसकी चांदी है और वो बहुत अच्छे से लिख सकता था इसको। चलिए 2B देखते हैं। अप्रेज व्हाई ड्रॉट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया। क्यों सूखा भारत में सबसे आम जलवायु चरम विषमताओं में से एक है, मूल्यांकन कीजिए। अब आप इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा है और बहुत सिंपल दिख भी रहा है, पर आपको अप्रेज करना है। यू हैव टू एनालाइज, आपको रीजंस देने होंगे कि क्यों ड्रॉट ही हमारा मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम है। मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम हमारा ड्रॉट ही क्यों है, हम सब लोग क्यों परेशान रहते हैं। तो पहली बात तो एकदम क्लियर है कि क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितना ड्राई लैंड है? क्या आपको पता है कि कितने एरिया है ड्राई लैंड फार्मिंग में? क्या हमको पता है कि ड्रॉट के कंडीशंस क्या क्या है और वो क्यों बढ़ रहा है? क्या हमें पता है कि हमारे डेजर्ट्स किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हमें पता है कि हमारा मॉनसून पर डिपेंडेंसी क्या है? क्या हमें पता है कि हम अभी भी इरिगेशन चैनल्स को इतना नहीं विस्तार कर पाए उनमें इतना? अगर जब हमें इतना पता है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि यही हमारा मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम है, और ये जरा सा भी होता है, इट अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एनी रीजन।
बहुत सिंपल है, बट आपको दिमाग लगाना होगा कि यही क्यों है मोस्ट कॉमन, क्योंकि हमारा पूरा रिलेशनशिप है जो लैंड या ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, या वहीं आके रुक जाता है, या वाटर से रिलेटेड आके रुक जाता है, और ड्रॉट वही इंपैक्ट करता है जाके। क्लियर हो गया? 2C देखिए, डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ रिवर लिंकिंग इन इंडिया। अब देखिए फिर से ये वही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का बात करना है, और आपको इनका इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी दिखाना है, और आपको इनका इकोनॉमिक चैलेंजेस भी दिखाना है। आपके पास अब तो केन बेतवा लिंक भी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। क्या फिजिबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम आती है, डिस्प्लेसमेंट आता है, सब आप बता सकते हैं। इकोलॉजिकल में तो भैया पूरा वाटर का आपका इकोलॉजी चेंज हो सकता है, आसपास के स्पीशीज का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक दोनों रिपरकशंस होंगे इसमें, ये आपको डिस्कस करना था। डिस्कस चैलेंजेस आपको डिस्कस करने थे। डिस्कस इज द ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट ऑन द पेपर, तो आप पूरा इसमें डिस्कस कर सकते थे बखूबी से। आइए 3B, critically examine the importance of स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब देखिएगा ये शायद 2C था, 3A नीचे रह गया, 3A आई डू इट। 3B देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब आपको पता होगा स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम आज का तो है नहीं, ये क्वेश्चन टेंड किधर कर रहा है, अर्बनाइजेशन और इसके इश्यूज की तरफ, अर्बनाइजेशन और इसके इश्यूज की तरफ। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट अब बहुत इलैबोरेट हो चुका है, जो कि एनर्जी से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, खाने की व्यवस्था से लेके सब चीजों में शामिल है। और अर्बन प्रॉब्लम से अर्बन इश्यूज क्या क्या है ये हम सब लोग को पता है। हाउ कैन स्मार्ट सिटीज हेल्प अस, इसका इंपॉर्टेंस कहां है? आई थिंक वी कुड हैव रिटन दिस आंसर वेरी इजीली। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो बनाए जाते हैं, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्ट हिट कर सकता है ये हर उस इश्यू पे, हर उस प्रॉब्लम पे जो अर्बनाइजेशन की वजह से आती है। तो आई थिंक यू कुड हैव रिटन दिस। 3C देखते हैं, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इको टूरिज्म इन रिलेशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। अब देखिएगा इको टूरिज्म का बात कर रहा है, इको टूरिज्म का बात कर रहा है, इसमें आपको क्या दिखाना था? यू शुड हैव टॉक्ड अबाउट कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का एक नीश टूरिज्म है, अगर आप उसको बढ़ावा देते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उस रीजनल, उस एरिया का। ये देखिएगा एक ऐसा क्वेश्चन है जो रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और साथ ही में बोलता है कि अगर वहां की कोई ऐसी स्पीशीज है, अगर वहां पे कुछ ऐसा मान लीजिए तत्व है या कोई भी ऐसा स्पीशीज है और उसका सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस दूर दूर तक हो रहा है, दैट इज परहैप्स समथिंग पीपल वुड लुक फॉर, मे बी फॉर योर दिस थिंग ऑफ कंजर्वेशन, वो उसको बचाने में लगे रहेंगे। तो आपको एक चीज ये आप ध्यान रख सकते हैं, that wherever we are having, for example मान लीजिए एक एरिया है और इसको हमने बहुत टूरिज्म में फेमस कर दिया, पर यहाँ पे एक स्पीशीज है जो एंडेमिक है यहीं की, पर अभी सबको पता चल गया, बाहर तक पता है लोगों को, अब बाहर तक पता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वालों को भी पता चल गया कि यहाँ पे स्पीशीज इसको प्रोटेक्ट करना है, तो एक ग्लोबल अवेयरनेस आता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में शायद हमें लाभ मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एक चीज इसमें रह गया था, लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3A है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए 3A ऊपर छूट गया था, इसका है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन आया है, सोलर एनर्जी इन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में सोलर एनर्जी की क्या भूमिका है, इस पे क्वेश्चन है 3A। तो एक चीज तो एकदम क्लियर है कि हमें मूव करना है अपने कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल की तरफ। हमें कन्वेंशनल जो अभी हम यूज कर रहे हैं उससे नॉन कन्वेंशनल की तरफ मूव करना है, और सोलर एनर्जी कैसे लेके आएगा, व्हाई इट इज परहैप्स, हमें इसका इंपॉर्टेंस बताना है फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखिए सोलर एनर्जी एक ऐसा आपका सेक्टर है जो कि और भी सेक्टर्स से रन होता है, ये हाइब्रिड मॉडल में भी अच्छे से जा सकता है। तो जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका लिवेबिलिटी, लॉन्गेविटी, सब कुछ आप बात कर सकते थे। और ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस पे कैसे करेगा कि भाई जो अभी हमारा इकोनॉमिक बर्डन होगा बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न का भी इकोनॉमिक बर्डन होता है, वो सॉल्व हो जाएगा हमारा सोलर एनर्जी के आ जाने से। तो बहुत चीजें हम इसमें लिख सकते थे, अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आपको कुछ हाईलाइट करके एरियाज दिखानी थी तभी ये हो पाता। आइए 4A, डिस्कस द रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ कोल इन इंडिया। अब बहुत सरल है, हर कोई इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ता है कि कहां पे कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस कहां पे है आपका, मे बी आपका एंथ्रासाइट कहां पे है,
आपके किस सीरीज का बात हो रहा है, डामूडा सीरीज में क्या पाया जाता है, आपका लिग्नाइट कहां पे है, सब कुछ आपको पता है। व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज, आपको बस लोकेशन दिखा के रिजर्व, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है और इसका प्रोडक्शन कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कहां ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आप इसकी बात कर सकते थे। वेरी इजी और बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और भी देखिएगा, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। भाई पूरा ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है, वेस्ट वर्सेस ईस्ट फ्लोइंग रिवर में वेस्ट की कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ईस्ट की कुछ बड़ी बड़े फीचर्स हैं, कुछ बड़े बड़े इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स बनते हैं, रिलीफ बनते हैं, ये सब आप डिस्कस कर सकते थे। बहुत सरल क्वेश्चन है। डेल्टा आप डिस्कस कर सकते थे, आपके पास सेडिमेंटेशन था, आपके पास चैनल था, आपके पास उसका मॉर्फोलॉजी था, बहुत कुछ था इसमें। 4C, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आपको ले जाएगा थोड़ा ह्यूमन ओरिएंटेशन पे भी। मान लीजिए एक ऐसा यहां पे जगह है जिसका बॉर्डर ना तो इससे लगता है ना इससे लगता है, दोनों ही क्लेम करते हैं पर कोई ले नहीं पाता है। ये म्यूनिसिपैलिटी 1 है, ये म्यूनिसिपैलिटी 2 है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है इसके, तो इसके अभाव में तो यहां कितना प्रॉब्लम है देखिएगा। देयर इज नो सच रेगुलेशन, देयर इज नो सच बेसिक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड। या आप मान लीजिए यहां पे कोई भी ऐसा सीवेज का आपका कोई भी यहां प्लान नहीं है, यू डोंट हैव ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हियर, आपके पास सैनिटेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है स्कूल्स और ये सब भी आपने इग्नोर कर दिया हो सिर्फ इस युद्ध में कि ये मेरा है, ये मेरा है। इट इज नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड। अब इस डिस्प्यूट में क्या होगा, ना वहां की इकोनॉमी रिवाइव होगी, ना वहां का सोसाइटी कभी डेवलप हो पाएगा, ना वहां के लोग कभी अपने पोटेंशियल से डेवलप हो पाएंगे। दीज आर परहैप्स द प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं यहां पे। इसका सोल्यूशन भी आप दे सकते थे कि भाई हर साल जब आपका कोई ना कोई, हर साल तो नहीं, जब आपका इलेक्शन होगा तो आप जब डिमार्केशन करिए तो इस फैशन में करिए कि वो कहीं ना कहीं संलग्न हो जाए किसी के साथ। जैसे ही संलग्न होगा, वोटिंग का दिखा वहां पे लोगों को, अपने आप वहां सब कुछ आने लगेगा। आइए 5 पे चलते हैं। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। भाई प्रोजेक्ट टाइगर का अगर हमने पढ़ा है, Project Tiger is perhaps one of the first ones after which a sensitization of biodiversity will start. और अगर हमने पढ़ा है कि कैसे हम अथॉरिटी बनाते हैं, कैसे हम टैगिंग करते हैं, कैसे हम रिजर्व बनाते हैं, ये सब अगर हमें पता है तो यही सेलिएंट फीचर्स थे हमारे। पॉपुलेशन कहां से कहां थी और कहां आ गई है, बढ़ रही है, तो कुछ तो फायदेमंद चीजें हैं। बहुत अनुमानित क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का है, जीएस में ही पूछ सकता था पर आपसे यहां पूछा है। आइए, describe the problems of cloud burst in India, giving suitable examples। तो क्लाउड बर्स्ट का आपको अगर फिनोमेना पता है, जो रिपीटेडली राइजिंग होती हैं हवाएं, एंड इट इज एक्चुअली नॉट फोर्स्ड टू कम डाउन, और ये काफी बल्कि हो जाती हैं और ये कहीं ना कहीं फिर बर्स्ट कर जाती हैं। मेनली देखा जाता है इसका ओरोग्राफी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम उन जगहों पे जा सकते थे और बता सकते थे क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया इन जगहों पे होता है। सुटेबल एग्जांपल हम हिमाचल का दे सकते थे और उससे ऊपर भी दे सकते थे। प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स शॉकडाउन हो जाती हैं कि फ्लड है, इरोजन है, पूरा आपका सब कुछ तबाही जो डिस्ट्रक्शन डिजास्टर में दिखता है वो हो जाता है। इससे पूरा सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ जाता है इसका। वी कुड हैव टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स हियर। 5C देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन हिली रीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिएगा भाई, एक चीज तो क्लियर है कि हमारा आज अप्रोच जो हो चुका है वो है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच हमारा हो चुका है। अब इसका तात्पर्य क्या है ये देखिएगा। वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच का मतलब है कि हमने एक एरिया आइडेंटिफाई की है जिसका स्ट्रीम्स हम देखते हैं, वी सी द ग्राउंड वाटर, और ये सब किसी एक मेन वाटर में जाके मिलती हैं और ये सेपरेटेड होता है एक डिवाइड से। ये डिवाइड है इधर, इसके बाद यहां पे दूसरा वाटरशेड होगा, या ये वाटरशेड 1 है, ये वाटरशेड 2 है। अगर हम एक का इंपैक्ट या एक का अगर हम मैनेजमेंट अच्छा सा कर रहे हैं तो वहां का पूरा मेरे कंट्रोल में है, आई कैन रेगुलेट दैट। तो ये एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी इकाई है जिसका मैनेजमेंट अच्छा सा होता है। और आप हिली एरियाज में अगर करने लगे तो आप सॉइल वाटर बहुत अच्छे से कंजर्व करेंगे। और वहां पे रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि वहां पे जब बरसात है या वहां पे लैंडस्लाइड्स है या वहां के जो नीश वहां के प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक निर्धारित इकाई का हमें एक अप्रोच चाहिए, एक मैनेजमेंट चाहिए, जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट में हमें मिलता है। आइए 5D देखते हैं।
क्रिटिकली एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ रेवेनस्टीन्स लॉ ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन विद रेफरेंस टू इंडिया। तो कोई भी इंसान जो पेपर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो रेवेनस्टीन्स का तो जरूर पढ़ा होगा कि व्हाट डज रेवेनस्टीन स्पीक अबाउट पॉपुलेशन माइग्रेशन, और ये क्या थ्योरी दी है। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो रेवेनस्टीन, दूसरा पता होना चाहिए था कि इंडिया में माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, व्हाट इज इंडियाज माइग्रेशन पैटर्न। अब यही हमें दिखा देना था कितना रेलेवेंट है या नहीं है, इंडिया के हिसाब से हमें दिखा देना चाहिए। इंडिया में बहुत कुछ यूनिक भी है, तो कैसे वो मीट कर रहा है, कहां नहीं मीट कर रहा है, हमें यह दिखाना था। बहुत सरल क्वेश्चन है, जो भी पढ़ा होगा रेवेनस्टीन को वो अच्छे से दिखा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अशोक मित्रास क्लासिफिकेशन मेथड्स ऑफ इंडियन सिटीज। जो भी इंसान पढ़ा होगा इंडियन सिटीज या सिटीज जो उनका मे बी उसका कैटेगराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड अपॉन सम फंक्शंस। अगर आपने अशोक मित्रा साहब को पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसे फंक्शंस के हिसाब से कैसे चीजों को रेगुलेट करते हैं या कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, कौन सी सिटी कहां पे आपकी फिक्स होती है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आई थिंक दिस इज अगेन वेरी थियोरेटिकल, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल के हैं, पर आपको इनको अप्लाई करना होगा टू द इंडियन सिटीज। और अशोक मित्रा का तो हम इंडियन सिटीज में पढ़ते ही हैं, पेपर 2 में हम पढ़ते ही हैं। तो दिस इज परहैप्स समथिंग दैट वाज वेरी इजी इन ऑल बुक्स, और सेशंस में तो हम बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं था। आइए 6 देखते हैं। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो पहला चीज तो है हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है। फिर हमें पता होना चाहिए था कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन किसी भाग में क्लाइमेट चेंज कर सकता है या इंपैक्ट ला सकता है, वैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी किसी भाग में आपका क्लाइमेट में कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन ला सकता है। ब्रॉडली बताएं तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये दोनों ही परेशान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आल्सो आर इंक्रीजिंग इन दैट एरिया एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, और ये बहुत अंदर तक इंक्रोच अप करने लगे हैं। तो जो क्लाइमेट हम किसी और रूप से या नाम से आजकल जानते थे वो शायद चेंज होने लगेगा बिकॉज ऑफ आवर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और किस एरिया में होगा ये आपको मैप बना के दिखाना था। आइए 6b, एग्जामिन द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। भाई पूरा ग्रंथ ग्राउंड वाटर का आपने पढ़ रखा है, आपको दिखाना था ग्राउंड वाटर रेजीम कहां कहां पे कैसा है, उस रेजीम की क्या क्या दिक्कतें हैं, वहां इश्यूज क्या है, कहां पे क्या कंटामिनेशन है, ये सब कुछ आप दिखा सकते थे। बहुत बहुत सुंदर सा आप मैप बना के दिखा सकते थे। आई थिंक अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कुड हैव डन दिस। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। देखिएगा पूरा पेनिनसुलर का नहीं पूछ रहा है, डेक्कन प्लेट्यू का पूछ रहा है। आपको डेक्कन प्लेट्यू का ही पूरा विस्तार से बताना था कि इसका स्लोप क्या है, क्या आपके रिलीफ बनते हैं, कौन सा इरोजन वर्क है और किस नदी के कारण है, कौन से आप इसमें हिल्स पा सकते हैं, क्या वहां से निकलता है, क्या कोई पासेस भी बनते हैं, ये हर चीज आप दिखा सकते थे। तो आप स्ट्रक्चर दिखा सकते थे, पूरा रिलीफ फीचर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। 7th पे चलते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन हाउ पंचायती राज सिस्टम इज कैटलिस्ट इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। अब एक बात तो तय है कि आफ्टर 1990s हमारा जो भी प्लानिंग हो रहा है वी हैव ऑलरेडी ट्राइड टू डिसेंट्रलाइज दिस, और यहां पे सबसे बड़ा जो है वो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो निकल के आया है, एंड इट हैज बीन अ कैटलिस्ट इन द सेंस कि इसने हमारा बॉटम टू टॉप अप्रोच सफल करने में लग गया है। बॉटम टू टॉप अप्रोच, तो नीचे से प्लान बनते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन होता है और ऊपर तक जाता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं जल्दी से, और एक कैटलिस्ट है क्योंकि पीपल पार्टिसिपेशन इसलिए कैटलिस्ट है। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटन वेरी लूसिडली एंड इजीली बाय यू कुड हैव रिटन दिस वेरी इजीली। अब जो भी बच्चा आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेगा या वो जीएस भी पढ़ेगा, तो वो आपके कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तो बिल्कुल पढ़ेगा, हर उस कॉरिडोर की एक खासियत पढ़ेगा कि वहां क्या इंपॉर्टेंस है। और मुंबई बेंगलुरु कॉरिडोर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ नीश चीजें हैं जो बन के आ रही हैं, कुछ प्रॉपर इंडस्ट्रीज है जो बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो चुकी है, आसपास के रीजन का लाभ भी उठाते हैं, मौसम का लाभ उठाते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे आपका फुटलूज इंडस्ट्री भी सेटअप होती है, तो बहुत चीजें हैं यहाँ पे। सो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी का बात करना पड़ेगा आपको, और बेस्ड अपॉन दैट विल हैव टू टॉक अबाउट व्हाई एनी सच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज एग्जिस्टिंग, और मुंबई और बेंगलुरु कॉरिडोर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इन द सेंस ऑफ क्या है वहां, क्या रिसोर्स है, क्या इंडस्ट्री है, ये सब आपको बताना था। आइए 7C,
एसेस द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। देखिए फिर से पूरा जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया है कि जब से आपने ओपन अप किया अपना मार्केट को, यू हैव गिवन स्पेस टू अदर पीपल टू कम इन। जैसे ही आपने ये किया, आपके जो लोग को रिसोर्स बेस्ड नहीं है, जो फुटलूज है, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कोई भी है, वो जरूर आके अपना बेस बनाएगी। दूसरा है पॉपुलेशन, यू परहैप्स हैव अ पॉपुलेशन बेस दैट दीज पीपल आर केटरिंग टू। तो जैसे ही लिबरलाइज होगी इकोनॉमी, ओपन अप होगी, वैसे ही आपको एक बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनीज के आने का स्कोप मिलेगा, जो अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा। एसेस करना है ग्रोथ को, तो आप बता सकते हैं, पीरियड वाइज बता सकते हैं कि इसके पहले कितना था। लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप बता सकते हैं कि 1990 से 2001 तक कितना था, 1 से 10 में क्या फर्क था, और 14 के बाद से क्या हो गया। इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर सकते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप यूज कर सकते थे, एंड बेस्ड अपॉन दिस मच मोर, मेनी मोर मल्टीनेशनल कंपनीज आर गेटिंग इन, आप ये डिस्कस कर सकते थे। चलिए 8A देखते हैं। एग्जामिन हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया। भाई फिर से एक चीज आ चुकी है कि रीजनल डेवलपमेंट की बात है, और हमें बताना है कि आईसीटी ने कहां कैसे डेवलप किया है। तो आईसीटी किस प्रकार की इंडस्ट्री, पहले तो हम ये देख लें कहां लग सकती है, इसको क्या रिक्वायरमेंट है, और ये पूरे भारत में कुछ जगह कंसंट्रेटेड है और वहां का डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया है। भले ही आप पुणे में चले जाइए, भले ही आप हैदराबाद चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, ऊपर आप एनसीआर में आ जाइए, इन्होंने डेवलप कर दिया है। तो एग्जामिन करना है कैसे, परीक्षण करना है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसका एग्जामिनेशन पार्ट में आप लिखेंगे कि ये जब आती हैं तो अपने साथ एक रिपल इफेक्ट एक लेके आती हैं, जिससे सारा ही, शायद गुनार मिडाल का अगर आइडिया आपको पता हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं कि ट्रिकल डाउन इंपैक्ट बहुत जल्दी चालू हो जाता है। बगल में सारे कॉलेजेस खुलने लगते हैं, स्किलिंग होने लगती है, और ये एरिया बहुत जल्दी डेवलप करता है इंफ्रास्ट्रक्चरली भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कुड हैव डन दिस इजीली। आइए 8B देखते हैं। डिस्कस द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एलिमिनेटिंग रीजनल इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो पहला तो है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों आया था। टू हैव द बेनिफिट्स, इरिगेशन का बेनिफिट्स को रीप करने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए, टू सेव ऑन द लॉसेस, ये आया था। आपको याद होगा इंदिरा गांधी कैनाल को भी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जब लिया गया, तो बहुत अच्छे से उसका रिवाइव हो गया सिस्टम, वो उसका जो भी लॉसेस होता था वो बंद होने लगा। तो रीजनल इनइक्वालिटीज में बिल्कुल वर्क किया है। स्प्रेडिंग आउट द इरिगेशन में भी सिस्टम, उसका लॉस कम किया है, ऑन फार्म उसका जो लॉसेस होता था वो कम किया है, प्लस सब सरफेस इरिगेशन का बात किया है, और एक कमांड एरिया बनाई गई थी जिसको हम टैकल मॉनिटर आसानी से कर सकते थे। तो बहुत अच्छा इसका इंपैक्ट रहा है, दैट यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट। और बाद में चल के कि जब सब सब्ज्यूम हो जाता है आपका किसान सिंचाई योजना में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये बात वही है कि हमें एआईबीपी भी इसमें आता है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम भी आएगा, और इसमें जब सब आएगा सबका एक ही मुद्दा है कि लॉसेस बचाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ, क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत कम है, पानी लॉस बहुत होता है और रिमोटेस्ट एरिया तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है रीजनल इनइक्वालिटी हटाने में। तो राजस्थान के उन भी एरिया में जहां पे आपका नहीं था आज तक डेवलपमेंट, क्रॉप का, एग्रीकल्चर का नहीं पहुंच पा रहा था, वहां भी आपका इस नहर ने अच्छा सा डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। 8C, critically assess the status of balance of trade in India and suggest some measures to combat the issues। इसके लिए तो आपको पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड पता होना चाहिए, इसका स्टेटस क्या है, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम कितना कर रहे हैं। आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वी नो फॉर वन थिंग दैट वी परहैप्स आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट मोर, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। हम इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें करते हैं। अब इसका सिंपल आपको पूछा है, स्टेटस बताना है, पहले तो एसेस करना है। दूसरा है कैसे कॉम्बैट करेंगे, तो आपको डाइवर्सिफाई करना होगा अपना जितना भी आपका प्रोडक्ट है फॉर एक्सपोर्ट, यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई। उसमें आपको कुछ टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ेगा, उसका कुछ सेफ्टी रेगुलेशन देखना पड़ेगा, सो दैट आप मार्केट को रीच आउट कर सके अच्छे से। तो दिस वुड बी परहैप्स, आपको पूरा एक एसेस करना है और लिखना है बहुत बढ़िया से, एज एन इकोनॉमिस्ट और एज ए ज्योग्राफर ऑल्सो, कि किस किस रीजन में हम क्या क्या दे सकते हैं और वहां से हमें क्या बेनिफिट या लाभ मिल सकता है। यू शुड हैव टॉक्ड अबाउट दिस। तो पूरा ओवरऑल देखें, ये पूरा हो गया आपका पेपर। इसमें पहला चीज तो एकदम क्लियर है कि पेपर बहुत ही जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, और ये लगभग हर साल ऐसा ही होता है, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड पेपर है ये बिल्कुल। दूसरा है आपको स्टैटिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब है आपको अपना पेपर 1 का थियरीज पता होना चाहिए।
और पेपर 2 को भी आप अच्छे से पढ़ लें, इसमें आप ऐड कर दें अपना करंट अफेयर्स. इफ यू ऐड अप योर करंट अफेयर्स देन समथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन गुड स्केल. तीसरा है, कभी भी इसको जनरल स्टडीज का पेपर मत लीजिएगा. दिस इज नॉट ए जनरल स्टडीज ऑफ आईआर और मे बी इकोनॉमी, दिस इज योर ज्योग्राफी ओनली. तो ये फर्क होगा जनरल स्टडीज और ऑप्शनल में, यहां पे एक फर्क होगा. इस फर्क के लिए आपको क्या डालना है, कुछ थियरीज डालनी है, कुछ डायग्राम्स डालने हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स डालने हैं जिसको आप यूज किए बिना नहीं लिखेंगे. ये सब पेपर ये दिखने में आसान लगता है, पर जब तक आप इसमें जीएस पेपर 1 का थियरी नहीं लगाएंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. और परहैप्स ये वैसा पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं. तो कोशिश करनी है स्टैटिक पढ़ते रहिए, और हम लोग का सेशन भी स्टार्ट होगा, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं. उसको पढ़ते रहिएगा अपने से भी आप, और आपको जहां लगे कि मुझे करंट अफेयर्स लगाना है और ये क्वेश्चन का रेलेवेंस ढूंढना है, देखिएगा हर थियरी का रेलेवेंस पढ़ लीजिएगा, हर थियरी का रेलेवेंस पढ़ लीजिएगा, और रेलेवेंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ लीजिएगा. So it will be something that you have always there with you and it will give you some confidence. दूसरा है कि आप ज्योग्राफी ऑप्शन जब भी पढ़ें तो पेपर 1 को पहले अच्छे से कर लें, उसका ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर लें, और तब सब अप्लाई करिए अपना पेपर 2 में, एंड देन परहैप्स नो वन विल स्टॉप यू. दैट वाज दिस होल एनालिसिस ऑल अबाउट. बहुत ही सिंपल की तरफ अगर हम बोलेंगे तो सिंपल या फिर इजी की तरफ टेंड था इस क्वेश्चन का, इस पूरे पेपर का. पर आपको इजी नहीं लेना था, आपको लेना था टेक्निकली इसको, आपको कुछ टेक्निकली आंसर्स लिखने होंगे. इस पूरे पेपर में वही विजेता बनेगा जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, जो बहुत सारे डायग्राम्स बना सकता है, जो भारत का नक्शा बहुत अच्छे से बार बार बनाएगा, स्कीम्स लिखेगा, वही सफल होगा इसमें. आई थिंक दिस इज क्लियर. दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. और हमारा स्पेशल सेशन होता रहता है, आप 7 बजे, 8 बजे, 11:30 बजे बहुत सारे सेशन चलते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं. CMC इज माय कोड वेर एवर यू वांट टू अप्लाई टू एनी ऑफ द कोर्सेज. CMC इज द कोड, इसको याद रखिएगा. आपका प्लस कोर्स भी हम चालू करने वाले हैं ज्योग्राफी का, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं. एंड सून वी आर आल्सो कमिंग इन ऑप्शनल आल्सो. देखिएगा ऑप्शनल अगर आप लेते हैं 2292 का, आप CMC कोड जैसे ही लगाएंगे वो आपका 2063 हो जाएगा पर मंथ. तो पर मंथ का EMI का भी आपके पास चांस है. और मेगा टेस्ट सीरीज एक हो रही है, आप उसको देखिएगा, हर दिन कुछ ना कुछ होता है. मंडे को द हिंदू है, ट्यूसडे को मेडिवल है, वेंसडे को साइंस टेक्नोलॉजी है, थर्सडे को इकोनॉमिक्स है, फ्राइडे को एंशिएंट है, सैटरडे को सीसैट है. तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं, और 15 मिनट 15 क्वेश्चन है, आप उसको आराम से अटेंड कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द ऑप्शनल बैचेस. ऑप्शनल हमारे चालू हो चुके हैं, चैनल भी चालू हो चुका है, एंड यू कैन फाइंड मी देयर. ऑप्शनल जीएस का, ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1 का एनालिसिस ऑलरेडी हैव डन, यू कैन सी देयर. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, आई गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद यू. तो 1:1 का आपका मेंटरिंग है, यहाँ पे स्टडी प्लानर मिलेगा, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगा, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स होगा, वेयर अगेन वी ऑल कैन सिट ऑनलाइन एंड कैन इंटरेक्ट. और लोन का फैसिलिटी है, 0% इंटरेस्ट रेट है, नो प्रोसेसिंग फी है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमल पेपर वर्क है, यू कैन ट्राई टू टेक दिस. और प्लस और आइकॉनिक में यही फर्क है, यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिल जाती है, टेस्ट मिल जाते हैं बहुत सारे. प्लस का सब्सक्रिप्शन में आपको सारे जो चल रहे हैं प्रोग्राम सब अवेलेबल होते हैं. इसका प्राइस है 4333. अगर आप 12 मंथ्स का EMI लेते हैं, आप CMC कोड लगाइएगा, वही 3899 पे हो जाएगा. आइकॉनिक में 6208 जो है 12 महीने का EMI, वो आपका हो जाएगा CMC कोड लगाते ही 5587. और 19 जनवरी जो कि आज है, ये हमारा ऑलरेडी 22 और 23 बैच चल रहा है. मिशन लक्ष्य और एक्सपीडिशन 22 के लिए, मिशन लक्ष्य और एक्सपीडिशन 23 के लिए चल रहा है. जो भी इसमें भाग लेना चाहे वो ले सकता है. CMC कोड याद रखिएगा. एंड यू आर गोइंग टू गेट 20 GS बुक्स. 20 GS बुक्स आपको मिलेंगी जो भी 1 ईयर से ऊपर कोर्स में लेता है. हिंदी इंग्लिश दोनों भी अवेलेबल है. आई थिंक इफ नॉट यू, एनीवन आउट देयर हु वांट्स टू हैव अ स्टडी विद ऑल ऑफ अस. और हम सब वही लोग हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको मिले होंगे इस CSC के फील्ड में. Thank you so much for watching this. All the best. Jai